हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमने लास्ट जो सेशन किया था उसमें हमने स्थिर वैद्युतिकी जो हमारी यूनिट है उसके अंदर हमारा जो पहला पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है सॉरी, वैद्युत विभव तथा संधारित्र, उस पर किया था। और उसके अंदर हमने वैद्युत विभव के भौतिक महत्व को समझा। इसके अलावा हमने वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव को भी परिभाषित किया। तो आई होप आपने इसको ठीक से रिवाइज कर लिया होगा, अभ्यास कर लिया होगा। और अब हम आज का सेशन शुरू करेंगे। तो आज के सेशन में हमारे दो टॉपिक हैं। इसमें पहला टॉपिक है हमारा एक स्थिर बिंदु आवेश हम लेंगे और उसके समीप हम किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालेंगे। और वैद्युत विभव निकालने के लिए हम वही परिभाषा का यूज़ करेंगे जो आपने लास्ट सेशन में पढ़ी थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसको हम करेंगे बेटा। जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम आवेशों का एक निकाय लेंगे, यानी बहुत सारे आवेश होंगे और उनके समीप, उनके वैद्युत क्षेत्र के भीतर उनके समीप एक पॉइंट लेंगे और वहाँ पर भी हम वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। अंत में हमने जितना भी इस पार्ट में अभी तक पढ़ा है इन सारे टॉपिक्स पर हम कुछ आंकिक प्रश्न करेंगे। तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके एकदम रेडी हो जाइए। तो अब शुरू करें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है एक स्थिर बिंदु आवेश के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप देखिए एक हमारा स्थिर बिंदु आवेश है प्लस क्यू, जो पॉइंट ओ पर है और ये स्थिर है बच्चों। और इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। ये पॉइंट पी इस प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही है। ठीक है, तो यहां पर हमको वैद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या बोलती है कि अगर आपको वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश लेंगे Q0 और उसे हम प्रारंभ में कहाँ मानेंगे, अनंत पर। अनंत का मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर। तो यहाँ अनंत पर मानेंगे और वहाँ से उसको थोड़ा थोड़ा विस्थापित करते हुए लाएंगे पॉइंट P तक। और इस दौरान किए गए कार्य की हम गणना करेंगे और उस कार्य में हम उसी सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 से भाग देंगे। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा उस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो V बराबर W/Q0, यही सूत्र आपने पढ़ा किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इसी का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। तो ये आपका चित्र है, ये वही परिभाषा है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया और आपने पिछले सेशन में भी पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश लेंगे, जैसे मैंने बताया आपको Q0, और उसे हम मानेंगे अनंत पर। ठीक है, तो अब अनंत कहाँ है, वैद्युत क्षेत्र के बाहर। तो शुरू में हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा ये जो बिंदु आवेश है Q और ये हमारा बिंदु P है, ये हमको दिया हुआ है, बिंदु P दिया हुआ है और प्लस Q आवेश दिया हुआ है बिंदु O पर, और ये स्थिर है और इससे इनके बीच की दूरी है R। और बिंदु P पर हमको विभव निकालना है। तो हम करेंगे क्या, O से P को मिलाएंगे और इस रेखा को आगे बढ़ाते जाएंगे बेटा। कब तक, काफ़ी आगे, वैद्युत क्षेत्र जहाँ समाप्त होता है यानी अनंत तक इसको आगे बढ़ा देंगे। ये अनंत हो गया, यहाँ तक इसको बढ़ा दिया। अब यहाँ अनंत पर हम शुरू में क्या मानेंगे, एक सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 को मानेंगे कि वो अनंत पर है। अब हमने क्या करना है, हमारा लक्ष्य क्या है, इस सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को अनंत से और इसकी वर्तमान स्थिति जो जहाँ तक हम इसको लाना है, डेस्टिनेशन क्या है, पॉइंट P, वहाँ तक लाने में हमें किए गए कार्य की गणना करनी है बच्चों। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक स्टेप में नहीं लाएंगे हम Q0 को अनंत से और P तक एक स्टेप में नहीं लाएंगे, बल्कि छोटे छोटे विस्थापनों के रूप में हम उसको लाएंगे। ठीक है, तो लाते समय मान लीजिए किसी क्षण पर वो पॉइंट A पर है। ठीक है, और पॉइंट A की उस प्लस Q से जो दूरी है वो x है। तो याद रखिए इसमें x कई जगह यूज होगा। x का मतलब है जो आपका परीक्षण धनावेश Q0 है, जिसको आप अनंत से P तक ला रहे हैं, उस Q0 की प्लस Q आवेश से दूरी। प्लस Q आवेश वो आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। तो प्लस Q आवेश से Q0 की दूरी को हम x से दिखा रहे हैं। ये कई जगह यूज होगा, इसको आप ध्यान से याद रखिए। अब जिस समय हम लाते लाते अनंत से लाते लाते वो पॉइंट A पर आया है Q0, उस समय चूंकि वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर है तो उस पर बल लगाएगा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम के नियम से हम उसको निकाल सकते हैं। तो कितना होगा वो बल F बराबर 1/4πε0 Q इंटू Q0/x²। ठीक है, इसमें आपका जो आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है वो Q है, आपका परीक्षण धनावेश Q0 है और दोनों के बीच की दूरी x है। तो कूलाम के नियम से ये बल निकल गया। यहाँ पर हम बीच में निर्वात मान रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 यूज हो रही है। तो ये समीकरण 1 बना दीजिए।
अब बल चूंकि सदिश राशि है तो बल की दिशा भी होगी, तो दिशा क्या होगी बल की, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही आवेश धन है, ये भी धन है और आपका परीक्षण धनावेश भी धन है, तो दोनों धनावेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इस तरह से ये बल की दिशा कहाँ होगी, ओ से ए की तरफ यानी अनंत की तरफ होगी बल की दिशा। तो बल का परिमाण भी आ गया समीकरण 1 में और दिशा भी आ गई। अब हमने क्या करना है, हमारा जो काम है वो ये है Q0 को P तक लाना है, तो हम उसको थोड़ा सा और खिसकाएंगे P की तरफ, लेकिन बहुत थोड़ा सा खिसकाना है बच्चों। कितना, इसको हम दिखाते हैं वेक्टर dx से, जो हमने विस्थापन किया है इसका Q0 का पॉइंट A से, हमने इसको वेक्टर dx विस्थापित किया है P की तरफ। हम बहुत कम विस्थापित इसलिए करते हैं ताकि कम विस्थापन से होगा ये कि ऐसी स्थिति में इस पर जो बल लगाएगा, जो बल लगा रहा है प्लस Q इस पर, वो परिवर्तित नहीं होगा या बहुत कम परिवर्तित होगा, क्योंकि जब दूरी बदलेगी इनके बीच की तभी इनके बीच लगने वाला बल बदलेगा। तो अगर दूरी हम बहुत कम बदलें या न के बराबर बदल रहे हैं, क्योंकि वेक्टर dx बहुत कम है तो इनके बीच की दूरी न के बराबर बदल रही है, इसलिए इनके बीच का बल भी लगभग स्थिर होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये जो बल हमने समीकरण 1 में निकाला है ये लगभग स्थिर होगा और इस बल के अधीन हमने इसको विस्थापित किया है वेक्टर dx। तो इस दौरान इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dw बराबर, आपने 11वीं में पढ़ा, स्थिर बल के अधीन किया गया कार्य dw बराबर वेक्टर f डॉट वेक्टर dx। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके अदिश गुणन के सूत्र से इसको सरल कीजिए तो ये हो जाएगा f dx cos 180 डिग्री। f इस वेक्टर f का परिमाण है, dx इस विस्थापन का परिमाण है और 180 अंश इनके बीच का कोण है, क्योंकि बल लग रहा है अनंत की तरफ और जो उसका विस्थापन है वो है बिंदु P की तरफ, तो दोनों के बीच का कोण 180 अंश है। तो इस तरह से cos 180 अंश हुआ। cos 180 अंश का मान हो गया -1, तो ये सरल करके dw का मान आ गया -f dx। इस तरह से हो गया। अब जो आप इसको ला रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि एक स्टेप में तो ला नहीं रहे आप इसको आप धीरे धीरे करके अनंत से और P तक आपने लाना है। तो जब आप इसको लाएंगे तो छोटे छोटे विस्थापनों में आप इसको लाते जाएंगे पॉइंट P तक। तो ये विस्थापन क्या है, अति सूक्ष्म। पहली बात, ये विस्थापन क्या है, अति सूक्ष्म। दूसरी बात, इन विस्थापनों की जो संख्या है, कितने स्टेप्स में आएगा ये, क्योंकि विस्थापन अति सूक्ष्म है तो विस्थापनों की संख्या अनंत हो गई, विस्थापनों की संख्या अनंत है और विस्थापन अति सूक्ष्म है और सारे विस्थापन क्या है, सतत हैं बच्चों, कंटिन्यूअस हैं, एक के बाद एक है, बीच में गैप नहीं है विस्थापनों की। तो ये 3 गुण इन विस्थापनों के अंदर हैं कि सारे विस्थापन अति सूक्ष्म हैं, उनकी संख्या असंख्य है और वो सतत हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने जो पढ़ा है निश्चित समाकलन की परिभाषा, उसके हिसाब से ये जो इस आवेश Q0 को परीक्षण धनावेश, सूक्ष्म परीक्षण धनावेश Q0 को अनंत से और P तक लाने में जो कार्य होगा, ये टोटल कार्य जो होगा, ये किसी एक सूक्ष्म विस्थापन dx सूक्ष्म विस्थापन में किए गए कार्य जो dw है, उसी का ही हम क्या करेंगे, निश्चित समाकलन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि अनंत से P तक लाने में किया गया जो कुल कार्य है उसको कैसे निकालेंगे आप, किसी एक सूक्ष्म विस्थापन के दौरान किए गए कार्य dw का आप इंटीग्रेशन करेंगे। ये समझने वाली बात है मेन, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक। प्रारंभिक स्थिति क्या है उस आवेश Q0 की, अनंत पर, और अंतिम स्थिति कहाँ है उसकी, P पर। तो इस तरह से हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। अब dw का मान रख दीजिए -f dx, और यहाँ पर समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो लिमिट भी x की आ जाएंगी। ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति कहाँ है आवेश Q0 की, अनंत पर है। तो जब वो अनंत पर है तो उस समय x का मान, जो मैंने आपको कहा था x का मतलब है Q0 की प्लस Q से दूरी, तो जब वो अनंत पर है तो उस समय वो कितनी दूरी पर है उस प्लस Q आवेश से, अनंत, x बराबर इन्फिनिटिव। और जब वो उच्च सीमा पर क्या लिखा है, P लिखा हुआ है, तो जब वो बिंदु P पर है उस समय x का मान कितना है, r है। तो इस तरह से उसकी लिमिट, लोअर लिमिट आ गई इन्फिनिटिव और अपर लिमिट आ गई r। इस तरह से अब इसको आप मैथमेटिकल हो गया ये पूरी तरह से, इसको सरल करिए। इसमें f का मान रख दीजिए आप समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ रख दीजिए। तो ये w बराबर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटिव से लेके r तक और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब जब आप समाकलन करते हैं बच्चों, तो समाकलन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कौन सी राशियाँ स्थिर हैं, वो राशियाँ समाकलन से बाहर आती हैं। पर स्थिर कैसे देखना है, जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है उसके सापेक्ष वो स्थिर होना चाहिए। यहाँ पर समाकलन है x के सापेक्ष, x का मतलब है Q0 की Q से दूरी। तो जैसे जैसे x बदलेगा तो कौन राशियाँ हैं जो नहीं बदलेंगी, जो स्थिर हैं, वो कौन है, एक 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, और कौन है बताइए,
क्या आवेश Q बदलेगा? नहीं। क्या Q0 बदलेगा? नहीं। क्या x बदलेगा? हाँ, x तो बदलेगा, तो वो अंदर ही रहेगा। और ये Q0 और 1/4πε0 ये बाहर आ जाएंगे बच्चों। तो ये इस तरह से बाहर आ गए। ठीक है, माइनस तो पहले से ही बाहर है। तो लिमिट के अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके r तक, और उसके अंदर बचा 1/x² इंटू dx। ठीक है, अब इसको आप सरल कर दीजिए। जैसे इंटीग्रेशन का सवाल होता है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो रहा है? बाहर तो जो लिखा है वो लिखा ही है। इंटीग्रेशन के अंदर आ रहा है x की घात 2 को हर में है तो अंश में ले जाइए, x की घात ऋण 2 हो गया। उसको आप सरल करिए, इंटीग्रेशन करिए। x की घात ऋण 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1, और उसकी लिमिट ये ब्रैकेट के बाहर से आपने लिख दी, पीछे से इन्फिनिटिव से लेके और r तक। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको अब आगे सरल करना है। तो आगे क्या आएगा इसमें? सिंपल मैथमेटिकल है, ये देख रहे हैं आप। x की घात ऋण 1 अंश में आया बटे ऋण 1 आया हर में, और बाहर से लिमिट आ गई इन्फिनिटिव से r तक। तो जो हर में ऋण 1 है इसे बाहर ले लीजिए, तो ये आ जाएगा बाहर माइनस Q0/4πε0 था, तो ये माइनस भी बाहर आ गया, तो ये माइनस हर में भी आ गया। और अंदर बचा x की घात ऋण 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1/x, और लिमिट पीछे से आ गई इन्फिनिटिव से r तक। ठीक है, तो बाहर माइनस माइनस से प्लस हो गया वो Q0/4πε0, और अंदर क्या करते हैं आप? एक बार अपर लिमिट रखते हैं x की जगह, तो वो हो जाएगा 1/r, और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह तो हो जाएगा 1/∞। ये बात आप जानते हैं, आपने सीखा है निश्चित समाकलन कैसे करते हैं। तो w बराबर ये हो गया Q0/4πε0 इंटू 1/r माइनस 1/∞, और 1/∞ कितना होता है? 0, तो इसकी जगह 0 रख दीजिए, तो ये आ गया w बराबर Q0/4πε0 और 1/r माइनस 0। तो ये 1/r बचा केवल अंदर, तो ये आ गया w बराबर Q0/4πε0 इंटू 1/r। तो ये w क्या आ गया बेटा? ये समीकरण 2 बना दीजिए आप। ये w क्या आ गया? मेन चीज ये w आ गया है उस सूक्ष्म परीक्षण धनावेश को अनंत से और p तक, अनंत से और p तक लाने में किया गया कुल कार्य। w आ गया आपका w। अब उस w में क्या करेंगे आप? इस Q0 से भाग देंगे। तो यहां देखिए आप, ये w में आप बिंदु p पर विभव निकालने के लिए क्या कर रहे हैं आप? w में Q0 से भाग दे दीजिए। तो ये w में Q0 से भाग दिया आपने, तो Q0 से Q0 कट गया। ये देख रहे हैं आप, Q0 से Q0 कट गया, तो ये क्या बचा? v बराबर Q/4πε0 इंटू 1/r। ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। ये सूत्र आपको याद करना है, ये आपका मेन सूत्र आ गया। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें क्या बताया गया है कि जो प्लस Q आवेश है उससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो वहां पर वैद्युत विभव कितना होगा? v बराबर 1/4πε0 इंटू Q, ये जो Q आवेश है जो वैद्युत विभव पैदा कर रहा है, बटे r क्या है? जिस बिंदु पर आपने वैद्युत विभव निकालना है उस बिंदु की प्लस Q से दूरी। तो आपको प्लस Q आवेश दिया होगा जिसके कारण वैद्युत विभव निकालना है, और उससे r दूरी पर बिंदु P है जहां पर आपने वैद्युत विभव निकालना है, तो उस प्लस Q में आप r का भाग देंगे और गुणा करेंगे 1/4πε0 से। तो यहाँ पर हमने निर्वात माना है, यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र निर्वात में है। अगर यहाँ पर कोई अन्य माध्यम हो तो ε0 के साथ गुणा हो जाएगा k का। ठीक है, तो सूत्र में 1/4πε0 इंटू k आ जाएगा, k उस माध्यम का परावैद्युतांक होगा। तो इस तरह से ये सूत्र विभव का प्राप्त हुआ। तो एक बात और ध्यान रखिए बच्चों कि यहाँ पर आपने जो Q का मान रखना है वो चिन्ह सहित रखना है। ठीक है, तो इस वजह से धनावेश के कारण विभव धन में आएगा और ऋणावेश के कारण विभव ऋण में आएगा। तो इस तरह से सूत्र को आप ठीक से याद कर लीजिए और इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं आज के अपने दूसरे टॉपिक पर। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक क्या है वो है आवेशों का एक निकाय है। जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं, आवेशों का एक निकाय है, इसमें कई सारे आवेश हैं। ठीक है, एक आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, बहुत सारे हैं, और ये हमने एक आवेश Qn भी लिया है। ठीक है, और इन आवेशों के समीप जो इनका वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु P है, ये देख रहे हैं आप। इस बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हमको जो बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव निकालना है, वो वैद्युत विभव आप समझते होंगे कि हर आवेश के कारण होगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल Q1 ही वहाँ पर वैद्युत विभव पैदा करेगा, Q1 भी करेगा, Q2 भी करेगा, Q3 भी करेगा, सारे आवेश बिंदु P पर वैद्युत विभव उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको उस वैद्युत विभव को निकालने के लिए आपने जो अभी सूत्र पढ़ा, उसके लिए आपको बिंदु P की उस आवेश से दूरी भी चाहिए। तो यहाँ पर दूरी भी आपको दे रखी है
Q1 आवेश की P से दूरी R1 है, ठीक है। Q2 की कितनी दूरी है, R2। देखो संकेत भी वैसे ही है, Q1 की दूरी R1, Q2 की दूरी R2। समझने के लिए सरल है। Q3 आवेश की P से दूरी R3, Q4 की R4, बहुत सारे आवेश हैं, और अंत में Q1 आवेश की बिंदु P से दूरी Rn है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन सभी आवेशों के कारण चूंकि यहाँ पर वैद्युत विभव पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो जो टोटल वैद्युत विभव होगा वो कैसे निकालेंगे आप, आपने पिछले पार्ट में भी पढ़ा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि आपको पहले एक आवेश के कारण वहाँ पर विभव निकालना पड़ेगा, फिर दूसरे आवेश के कारण वहाँ पर विभव निकालना है, और ये सारे विभव चिन्ह सहित आएंगे, क्योंकि विभव जो होता है उसका चिन्ह भी होता है। धनावेश के कारण विभव धन में होता है, ऋणावेश के कारण ऋण में होता है। तो हर आवेश के कारण वहाँ पर आप विभव निकालेंगे, और उन सारे विभवों का आप क्या करेंगे, बीजीय योग यानी चिन्ह सहित योग करेंगे, तो वहाँ पर टोटल विभव आपको प्राप्त होगा। तो यही अध्यारोपण का सिद्धांत है, बहुत सिंपल। जैसा होता ही है कि हर आवेश वहाँ पर विभव उत्पन्न करेगा, तो सारे विभवों का आप बीजीय योग करेंगे, तो टोटल विभव वहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम निकालेंगे प्लस Q1 आवेश के कारण, ये Q1 आवेश यहाँ पर है, ठीक है। ये Q1 आवेश के कारण R1 दूरी पर जो बिंदु P है वहाँ पर वैद्युत विभव कितना होगा, जो आपने अभी वैद्युत विभव का सूत्र पढ़ा, अगर निर्वात माना जाए यहाँ पर, तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1। इस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसी तरह से Q2 आवेश के कारण भी विभव पैदा होगा, Q3 के कारण भी होगा, तो वो भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। Q2 के कारण वहाँ पर विभव, अगर हम उसको V2 कहें, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q2 अपॉन R2, ठीक है। इसी तरह से आप अन्य आवेशों के कारण भी वहाँ पर विभव निकालते जाइए। Q3 के कारण निकालिए V3, वो भी इसी तरह से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3। इसी तरह से Q4 के कारण निकालिए, Q5 के कारण निकालिए, और लास्ट में Qn के कारण बिंदु P पर विभव निकालिए, Vn बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपॉन Rn। तो हर आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आ गया, तो बिंदु P पर टोटल विभव आप निकालिए। अब बिंदु P पर टोटल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 अप टू Vn, तो बीजीय योग होगा बेटा इनका, ठीक है। तो V बराबर सबके मान रख दीजिए, V1 V2 V3 के, तो V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1, V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपॉन R2, V3 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 अपॉन R3। इस तरह से सभी के मान आप रखते जाइए, और लास्ट में Vn का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Qn अपॉन Rn, इनको रख दीजिए, ठीक है। जोड़ लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये बचा Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, लास्ट में Qn अपॉन Rn। इस तरह से आपने टोटल विभव निकाल लिया। तो इस तरह से इसमें मेन बात यह है कि आपको ये सीखना है, इस पर सवाल आते हैं बच्चों, आपको ये सीखना है कि अगर 4-5 आवेश हैं या कितने भी आवेश हैं, उन आवेशों के समीप अगर किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो कैसे निकालना है। जब सवाल आएगा, हर आवेश के कारण वहाँ पर आप विभव निकालते जाएंगे चिन्ह सहित। आवेश का मान आप चिन्ह सहित रखेंगे तो विभव चिन्ह सहित आ जाएगा, और उन सारे विभवों को आप जोड़ देंगे चिन्ह सहित, तो आएगा टोटल विभव V। बस यही आपको करना है, और ऐसे ही आपको सवाल करना है बच्चों, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने आंकिक प्रश्नों पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 आंकिक प्रश्न दिए हैं। जो पहला हमारा आंकिक प्रश्न है वो वैद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा से संबंधित है, जिसमें 2 बिंदुओं पर विभव दिए गए हैं, और एक 8 माइक्रो कूलाम का आवेश है, जिसको बिंदु A से B तक ला रहे हैं आप। तो इस दौरान किए गए कार्य की आपको गणना करनी है, तो इसके लिए आप परिभाषा का प्रयोग करिए, ठीक है, जो विभवांतर की परिभाषा है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, उसमें ये बताया गया है कि एक बिंदु आवेश है, ठीक है, और उस बिंदु आवेश के कारण उसके चारों तरफ एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो गया किसी बिंदु पर। तो ये जो बिंदु आवेश है, इसके कारण किसी बिंदु पर आपको, जैसे ये पॉइंट P है, ये बिंदु आवेश आपका O पर है, और उसके कारण एक बिंदु P है, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो उस बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है 32 न्यूटन प्रति कूलाम, और विभव भी दिया हुआ है 16 जूल प्रति कूलाम, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, ये जो बिंदु O पर जो आवेश रखा है ना Q, ये कितना आवेश है, इसका परिमाण पूछा है, और इस O और P के बीच की दूरी पूछी है R, ठीक है।
तो आपको जो स्रोत आवेश है जो वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, और उस जो आवेश वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है Q, उससे जो बिंदु P है जहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र आपको पता है उस बिंदु P की दूरी भी आपको नहीं दी हुई है, तो ये R भी आपको निकालना है। तो यहाँ पर Q और R दो अज्ञात राशियाँ आपको ज्ञात करनी है, और आपको दिया क्या है, इस बिंदु P पर विभव 16 जूल प्रति कूलाम और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र 32 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से आप इसमें वैद्युत क्षेत्र के जो सूत्र आपने पिछले पार्ट में पढ़ा और विभव का सूत्र जो इस पार्ट में पढ़ा, इनको मिलाकर इसको सॉल्व करिए समीकरण बनाकर। ठीक है। जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है अध्यारोपण के सिद्धांत पर। इसमें क्या है, दो बिंदु आवेश हैं, एक 3 × 10⁻8 कूलाम का है और दूसरा है 2 × 10⁻8 कूलाम का। ठीक है। तो ये जो है दो बिंदु आवेश हैं और एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या माना है, अनंत पर विभव को 0 माना है, जैसा हम मानते ही हैं। तो दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, और इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव 0 होगा। एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो बीच में कहीं पर विभव 0 होगा। वो बिंदु आपने ढूंढना है कि वो कहाँ पर है, इन दोनों आवेशों से कितनी दूरी पर है वो। तो ये आपका प्रश्न है अध्यारोपण सिद्धांत पर। तो इन प्रश्नों को आप करिए, ठीक से अभ्यास करिए और फिर मुझे भेजिए आप किस तरह से आपने किया, उस पर अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो अब अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय।